नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। भारत के रक्षा कवच S-400 की ताकत क्या है, यह पाकिस्तान बखूबी जानता है। S-400 की मदद से भारत ने पाकिस्तान की कई मिसाइलों को राख कर दिया, पाकिस्तान के हर हवाई हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन अब तो पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है। शहबाज मुनीर की धड़कनें बढ़ाने के लिए S-500 आने वाला है। रूस ने भारत को एयर डिफेंस सिस्टम S-500 ऑफर किया है। यह एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से एडवांस है। इसमें 600 किलोमीटर तक की रेंज है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता है। यही वजह है कि इसकी दस्तक से पाकिस्तान कांप रहा है। लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम को क्यों मिसाइलों का काल कहा जाता है, कैसे यह दुश्मनों के हमले को नाकाम करता है और क्यों इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप खास रिपोर्ट देखिए। वो पाकिस्तान की मिसाइल को खाक कर देगा, शहबाज के ड्रोन को हवा में ही राख कर देगा। पाकिस्तान का हर हमला नाकाम होगा। भारत के गॉड ऑफ फायर के आगे मुनीर का हर अटैक बेकार होगा। वो पाकिस्तान के लिए काल है, उसकी दस्तक से ही मुल्ला मुनीर बेहाल है। नाम है S-500। S-500 वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने में सक्षम है। और जब पाकिस्तान के साथ तनाव के हालात हैं, तब खबर है कि रूस ने भारत को S-500 का ऑफर किया है। S-500 ट्रायम्फ फाइटर M एयर डिफेंस सिस्टम को हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने और मार गिराने में सक्षम है। ये स्टिल्थ फाइटर जेट्स को भी ट्रैक करने में सक्षम है। इस डिफेंस सिस्टम का ऑपरेशनल रेंज 600 किलोमीटर है। दुश्मनों के खतरों को खत्म करने के लिए ये S-500 76N6N और 76N6N1 मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। यह हाइपरसोनिक स्पीड के साथ हमला करता है। S-500 इसलिए भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि एक बार में 10 लक्ष्य भेज सकता है और इसका रिएक्शन टाइम केवल 3 से 4 सेकंड है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोमेथियस भी कहा जाता है। ये कई तरह के खतरों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इन खतरों में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और लो अर्थ ऑर्बिट में काम करने वाली सैटेलाइट शामिल है। रूस का दावा है कि S-500 हाइपरसोनिक हथियारों के विरुद्ध सक्षम इंटरसेप्टर से लैस है। ये एयर डिफेंस सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलें और फाइटर जेट के खिलाफ कारगर है। इस सिस्टम में प्रति बैटरी 4 रडार वाहन शामिल हैं। रिपोर्ट्स की माने तो S-500 मैक 20 की गति से टारगेट को ट्रैक कर सकता है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का अपग्रेडेड वर्जन है। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पाकिस्तानी खतरों के खिलाफ ढाल बनकर खड़ा रहा था। पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था। और अब तो S-500 भारत आने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। मुल्ला मुनीर की धड़कनें बढ़ गई हैं। S-500 की दस्तक से पाकिस्तान इसलिए भी परेशान है क्योंकि ये एक मल्टी लेयर्ड, मल्टी टारगेट और स्पेस कैपेबल सिस्टम है जो दुश्मन के सैटेलाइट, फाइटर जेट, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल तक को इंटरसेप्ट कर सकता है। फिलहाल भारत रूस के प्रस्ताव पर अभी विचार कर रहा है। हालांकि ये डील आगे बढ़ती है तो S-500 भारत के डिफेंस सिस्टम को दुश्मन के सामने अभेद्य बनाएगा। पाकिस्तान का कोई हवाई चाल नहीं चलने देगा। भारत का नया रक्षा कवच पाकिस्तान की नाक में दम कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस बीच बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने जानकारी दी है। कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किए गए हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल भी किया गया है। पेचोरा OSA-AK का इस्तेमाल भी किया गया, यानी कि ओसाक का इस्तेमाल भी किया गया है। ये बड़ी खबर है, आकाश मिसाइल के इस्तेमाल की बात भी कही गई है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है
ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने जानकारी दी है। सरकार के द्वारा जानकारी साझा की गई है। कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने की बात सरकार ने कही है। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने ये जानकारी साझा की है। कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किए गए हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। पेचोरा ओसाक का इस्तेमाल किया गया है। और इसी बीच इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत ब्रजेश जी मैं आपसे करना चाहूंगा। सर, जिस तरीके से S-500 को भारतीय बेड़े में शामिल करने की बातें इस वक्त चल रही हैं, रूस ने भारत के सामने पेशकश की है कि भारत जो है S-400 का अपग्रेडेड वर्जन खरीद सकता है। सर, मैं सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहूंगा कि S-400 जो भारत के पास इस वक्त मौजूद है, जिसकी क्षमता, जिसकी ताकत हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखी है, लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है कि S-400 से S-500 पर हमें अपग्रेड करने की जरूरत है? देखिए, जहां तक इक्विपमेंट, आर्म्स और म्यूनिशन सिस्टम का सवाल है जी, वो तो इम्प्रूव होता रहता है, अपग्रेड होता रहता है। बिल्कुल। और ये टेक्नोलॉजी है और कंपटीशन है बिटवीन वेरियस आर्म फोर्सेस और मैन्युफैक्चरर जो इसको एक एक रूप देती है। लेकिन एक इक्विपमेंट का सही इस्तेमाल करना, इक्विपमेंट की तो काबिलियत है ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा काबिलियत होती है जो मैन और मशीन की कॉम्बिनेशन में मैन कहीं ज्यादा है। उसी इक्विपमेंट को वो किस बखूबी से इस्तेमाल कर सकता है और दुश्मन के एयरक्राफ्ट को मार सकता है, ये काबिलियत हमने दिखाई है और ये काबिलियत तारीफ है। और सिर्फ ये हम ही नहीं कह रहे हैं, दुनिया के जाने माने विशेषज्ञ हैं। एक हैं टॉम कूपर हैं, ऑस्ट्रियन, वो आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस 3.5 दिनों के अंदर जो भारत के वायुसेना और एयर डिफेंस के लोगों ने जो कर दिखाया है वो काबिले तारीफ है। और मैं थोड़ा सा डिस्कशन एक इस ओर पे ले जाना चाहूंगा, अगर आप हम इजाजत हो। बिल्कुल सर। कि देखिए, आजकल की जो लड़ाइयां होती हैं जी, वो खाली फौज नहीं लड़ती, इट्स अ जी, टोटल वॉरफेयर। जी, तो उसमें मैं पहले समझाता हूं थोड़ी लड़ाई के बारे में। जी, ये लड़ाई है वो 3 सतह पे होती है, टैक्टिकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक। हम लोग ज्यादातर बात करते हैं टैक्टिकल लेवल की बातचीत, इधर बम फोड़ दिया, उसका ये नुकसान हो गया। वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक लेवल पे और ऑपरेशन लेवल पे आपने क्या किया है। अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ में जो हमारे साथ काफी लड़ाई हो चुकी हैं, कोई 22 दिन की लड़ाई 65 में हुई, कोई 17 दिन की हुई, जी, 71 में फिर कारगिल में हुई, और ये जो हमारा उनके साथ एंगेजमेंट था वो 3.5 दिन में ही सीमित रह गया। वह बहुत सारी कारण। तो क्या क्या हुआ इस समय हमने टैक्टिकल लेवल पे लड़ाई बड़ी कम की। यस, एलसी के ऊपर, एलओसी के ऊपर में फौज तैनात थी, आपस में गोलाबारी करते थे। जी, ज्यादा काम हुआ है ऑपरेशनल लेवल पे और स्ट्रेटेजिक लेवल। बिल्कुल। ऑपरेशन लेवल जब वो कहते हैं जहां एयरफोर्स के विमानों को आपने कोशिश की कि दुश्मन के जो एयर डिफेंस का जो कवच है, जिसमें अभी जो हम बात कर रहे थे S-400 हमारा हिस्सा, उसको डिग्रेड करना, उसको भेजना और प्रिसिशन बॉम्बिंग करना स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पे। अगर आप कहते हैं सरगोधा में बम गिराया है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में नूर खां बेस पे गिराया है कुछ, ये उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स। तो ये रहा वॉरफेयर का एक हिस्सा जिसमें फौज की प्रधानता है, फौज ज्यादातर करती है, लीडरशिप जरूर करती है। जी, लड़ाई के 3 और अंग है, मैं आपको बताना चाहूंगा वेरी ब्रीफली, जो बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। जी, दूसरा है डिप्लोमेसी, जी, जो हम सब समझते हैं कि फॉरेन बिल्कुल। मिनिस्ट्री हैं, डिप्लोमेट्स हैं, बातचीत करते रहते हैं, ओपिनियन शेप करते हैं, बनाते रहते जी, हैं, और हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो तीसरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है आजकल, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। जी,
इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हमारा देश के अंदर तो बहुत बढ़िया है जी लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देश के अंदर नहीं लड़ना है सिर्फ, जी वो देश के बाहर लड़ना है, जो नैरेटिव सेट करना है। अगर आज की डेट में, आज के दिन ज्यादातर देश कहते हैं कि भारत ने हमला किया और उनके एक टारगेट को नष्ट किया, ये नैरेटिव सेट हो रहा है। क्या ये सही है? जी नहीं, सही ये है कि पहलगाम में पाकिस्तान के लोगों ने दहशतगर्दी की। बिल्कुल बिल्कुल मुझे से बिल्कुल ठीक कहा और आपने। हमने उसके ऊपर पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी की गई, इसके बाद जब भारत ने आतंकियों पर हमला किया, आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तब पाकिस्तान ने भारत के जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाना शुरू किया। तो ये नैरेटिव हमको बताना चाहिए। और एक और विषय है सर, मैं आऊंगा लड़ाई के बारे में। सर वापस मैं लौटूंगा अच्छा, आपके पास। एक रिएक्शन भूषण जी का ले लूं मैं, भूषण जी, जिस तरीके से जहां हम लोग S-400 के बाद S-500 को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन विकल्प के तौर पर पाकिस्तान में भी FT-2000 को लेकर बात हो रही है, FT-2000 को लेकर बात हो रही है। यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसे आधुनिक हथियार को चीन से खरीद कर तैनात कर सकता है। लेकिन एक चीज इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा भूषण जी, जो चीनी हथियार पाकिस्तान ने खरीदे थे चीन से, वो बिल्कुल कबाड़ निकले। तो ऐसे में क्या जो FT-2000 है वो कारगर साबित होगा पाकिस्तान के लिए S-500 के बदले? मेरा आकलन तो है नहीं होगा जी। और देखिए, आप इस बात को देखें, ये S-500 को अभी फुली डेवलपमेंट होना है जी। रूस ने ये स्टेटमेंट बनाई है कि हम जॉइंट डेवलपमेंट इंडिया के भारत के साथ करना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ब्राह्मोस मिसाइल तो ये नेट पे अवेलेबल है, कोई सीक्रेट नहीं है इसमें। पिलानी में जहां मैं कुलपति था, वहां फैक्ट्री है इस चीज की, पिलानी में, राजस्थान पिलानी, दिल्ली से आते। तो ये मैं कह रहा हूं, ये जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट वेंचर है। मेरी समझ में ये आता है कि जो भारत ने अभी करके दिखाया है, जो खुद अपने खुद के आत्मनिर्भर भारत में जो हमने आकाश तीर, हमारी खुद की इसरो सैटेलाइट्स, हमारा खुद का नाविक सिस्टम, ये जो सिस्टम हमने प्रूव किए हैं दुनिया को, मैं कहता हूं हमारे डिफेंस साइंटिस्ट की, हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की, डिफेंस फैक्ट्रीज की, चाहे PSUs हो, चाहे बेल हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, हमारा पोजीशन बहुत ऊपर चली गई है। इसके चलते रशिया भी, मैं तो कहता हूं अमेरिका भी एक जॉइंट डेवलपमेंट के ऊपर आएंगे। क्यों? आज इंडियन ब्रेन पावर यूज हुई है इंडिया को IT सुपर पावर बनाने में, और इंडिया की ब्रेन पावर यूज होगी डिफेंस इंडस्ट्री में। तो ये जो यूक्रेन में भी ट्राई किया गया है S-500 को, उसमें कुछ चीजें जो प्रूव कही गई थी होंगी, वो हुई नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। तो ये इसको फर्दर डेवलप करना, रिफाइन करना है। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि ये हम खुद यहाँ हमारे साथ जॉइंट डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ती है जी। हम उसमें कई नई चीजें सीखते हैं, और हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर तो बहुत कम है। ब्राह्मोस मिसाइल उदाहरण के तौर पे फिलीपींस को सप्लाई हुई है, इंडोनेशिया मांग रहा है, वियतनाम मांग रहा है। तो ये सिस्टम डेवलप करेंगे तो हम जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, लीडिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी में आएंगे। डिफेंस में युद्ध में लड़ने के लिए मशीन और मैन दोनों चाहिए। मैन मनोबल तो हमारा कई वर्ल्ड वॉर्स तक से भी आज तक हमने प्रूव कर दिया है, हमारी मैन पावर दुनिया में सबसे अव्वल है जी। डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है, जिसमें हम नए नए उतरे हैं, इस ऑपरेशन सिंदूर ने जग जाहिर कर दिया है। उसमें हमने नंबर 1 आना है, तभी हमसे लोग खरीदेंगे, बिल्कुल डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदेंगे। और जब वो खरीदेंगे, मैं तो ये तक कहता रहता हूँ, हर चीज की टेक्नोलॉजी, हर चीज की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री हम छोड़ भी देना। बिल्कुल भूषण जी, जाहिर तौर पर भारत में तमाम चीजें डेवलप भी हो रही हैं। जिस तरीके से DRDO लगातार काम कर रहा है, अगर DRDO को काम को देखा जाए तो इस वक्त भारत कई ऐसे आधुनिक हथियार हैं जिन्हें दूसरे देशों को बेच भी रहा है। मैं दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज आप बने रहे मेरे साथ, प्लीज बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उस खबर का रुख कर लेते हैं, अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा दें। जहां ऑपरेशन सिंदूर पर इसरो चीफ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे सैटेलाइट्स ने उत्तरी हिस्से पर नजर रखी, 10 सैटेलाइट लगातार इस पर नजर रखे हुए थे। 7000 किलोमीटर की तट रेखा पर नजर सैटेलाइट्स ने बनाए रखी।
ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। जिस तरीके से बड़ा ये बयान सामने आया है इसरो चेयरमैन का। इसी के साथ ब्रजेश जी मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से हम स्वदेशी टेक्नोलॉजी को लेकर भी बात कर रहे थे S500 के साथ साथ ब्रजेश जी, ऐसे में जिस तरीके से इसरो का ये बड़ा बयान सामने आया और जो भारतीय सैटेलाइट्स थी वो लगातार तमाम हिस्सों पर नजर बनाए हुए थी, किस तरीके से आप जो स्वदेशी मजबूती है उसको देखते हैं? अभिषेक जी देखिए, स्वदेशी नहीं होंगे तो आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे। जी आपको जब जरूरत पड़ेगी तो कोई भी सामग्री नहीं देगा, और देगा भी तो उसके उसमें बहुत सारे कंडीशनैलिटीज हैं। जी और टेक्नोलॉजी से वॉरफेयर का बहुत गहरा संबंध है। इनफैक्ट अगर दुनिया में जो प्रगति हुई है वो वॉरफेयर की वजह से हुई है, क्योंकि वॉर में नए नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है, उसका प्रयोग होता है। एक उदाहरण देता हूँ, ये इंटरनेट हम जो देख रहे हैं, ये इंटरनेट यूएस आर्मी का प्रोग्राम था जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते। और ये देखिए कि इंटरनेट कैसा हो गया है कि उसके बिना पूरे दुनिया में हमारा उसके बिना जीना नहीं हो सकता। तो ये रही टेक्नोलॉजी की बात। और जो आपने इसरो चीफ का बयान बताया है, बहुत ही अच्छी बात है, जी क्योंकि हमारी जो सैटेलाइट्स हैं सिक्योर हैं। जी इस सैटेलाइट पे हमारे सारे इक्विपमेंट, सारे मैपिंग जुड़े हुए हैं, और उसका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। जी और ये भी एक बड़ा कारण रहा है कि हमारे जो मिसाइल सिस्टम्स रहे हैं वो होम ऑन कर पाए हैं बिना दिक्कत के अपने टारगेट पे। जी इतनी प्रिसिशन की जो आपने जो बॉम्बिंग हुई है, कम देखी हुई है, जी कम देखी गई है। दर्शकों को याद होगा जब पहले दिन हमने स्ट्राइक किया था तो हमारे टारगेट से ट्रेनिंग कैंप, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये जितने हमने 9 मारे थे, 3 या 4 पाकिस्तान में टेररिस्ट के, भवलपुर हो या मुरीद के हो या सियालकोट हो या और ऊपर पीओके में, बहुत ही प्रिसाइज थे, बहुत ही लीथल थे, और कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। कहने का मतलब है टारगेट के अलैदा जान मान की हानि जी नहीं हुई। और ये हो पाया, जी इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। बिल्कुल बिल्कुल जो ब्रजेश, बिल्कुल ठीक कहा जो आपने। टेक्नोलॉजी को एयरक्राफ्ट लेकर जो बात की जाए, चलाते जिस हैं तरीके हमारे से जो अगर फाइटर पायलट्स आत्मनिर्भरता हैं, को लेकर बात की जाए, आपने भी जिक्र किया कि आत्मनिर्भरता इस वक्त लगातार देखने को मिल रही है। भूषण जी, दूसरी ओर जिस तरीके से आप भी पहले इसी बात का जिक्र कर रहे थे आत्मनिर्भरता को लेकर, जिस तरीके से भारत खुद तमाम टेक्नोलॉजियों को डेवलप कर रहा है, भारत खुद ऐसे तमाम आधुनिक हथियार बना रहा है जिनके भरोसे भारत जो है किसी भी जंग में उतर सकता है और जाहिर तौर पर एक विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन आकाश मिसाइल को लेकर बात करें, जिस तरीके से हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उनको लेकर बात करें, किस तरीके से इन सैटेलाइट्स ने अहम भूमिका निभाई जब पाकिस्तान के साथ संघर्ष देखने को मिल रहा था तब? आप देखें, 2 चीजें हैं। जी सैटेलाइट का जवाब तो पक्का माकूल जवाब ये है, अगर आपकी खुद की सैटेलाइट नहीं होगी, आपने शायद अभिषेक जी खुद भी अनुभव किया होगा, कभी आप गूगल मैप से जा रहे हैं, कई बार गूगल मैप आपको गलत जगह ले जाता है, देखा होगा आपने, होता है ऐसा। तो जो सैटेलाइट आपके विदेश की है, यूएसए की फीड ले रहे हैं आप, फ्रांस से फीड ले रहे हैं आप सैटेलाइट की, ये भ्रमित होने वाला मामला है। कौन आज की दुनिया में कौन दोस्त है कौन दुश्मन है? अभी जैसे जो ऑपरेशन सिंदूर में बात हुई है, अभी क्या अमेरिका जो है चीन के साथ पाकिस्तान ना जाए तो हमको भी वो कमजोर रखेगा? भाई हम नीचे रहेंगे तो अमेरिका हमें कभी भी कह सकता है चीन का डर है, ये करूंगा वो करूंगा, तो वो रहता है। पर मैं ही कहना चाह रहा हूं, जो इंडिजिनस डेवलपमेंट हमारी सैटेलाइट का 30-40 साल से हमारा स्पेस प्रोग्राम चल रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम 30-40 साल से चल रहा है। और दूसरी बात, एक बड़ी बात समझने की है, जो आपने बताया ना FM-2000, वो एक शॉर्ट रेंज है, चाइना वाली बताया ना अभिषेक जी पिछली बार, अभी आपने 2 मिनट पहले, वो 15 किलोमीटर रेंज की है। और ये जो S500 है, ये तो अगेंस्ट टारगेट सब 600 किलोमीटर रेंज की पकड़ता है। तो ये जो एंटी डिफेंस होता है, ये इसमें कई रेंज होते हैं। क्यों? बहुत दूर से आपके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, आपके ऊपर एयरक्राफ्ट आ रहा है, आपके ऊपर यूएवी आ रहा है, तो हर रेंज के लिए आपके पास पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। और इंटीग्रेटेड माने क्या है?
उस टाइम वेट, जैसे मन आंख से कोई दूरबीन से देख रहा है, कोई नजदीक देख रहा है, और उसको इंस्टेंटली वो जो देख रहा है, अगर शॉर्ट रेंज वाला है तो पर्टिकुलर वेपन शुड टेक ऑफ, और लॉन्ग रेंज का है तो ये मिसाइल शुड टेक ऑफ। जी ये इंटीग्रेशन एआई से होता है। अगर आदमी बैठेगा देखने को तो वो नहीं कर सकता है, मिसाइल कितनी, मतलब 20 मैक्स स्पीड पे आ रही मिसाइल आपके पास, 7 किलोमीटर पर सेकेंड इस स्पीड पे आ रही मिसाइल आपके ऊपर। तो इंटीग्रेशन उसे कहते हैं, ये बहुत जी पुराना कंसेप्ट है, जी एक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम। जी माने पूरी आंखें हैं, कान है, सुनते हैं, देखते हैं, जी और बता डिसीजन लेते हैं, डिसीजन कंट्रोल, जिसमें क्या करते हैं वो किस किस टारगेट को कौन से हमारे सिस्टम ने एंगेज करना है। तो बिल्कुल ये स्प्लिट सेकंड डिसीजन S-500 का 2 सेकंड रिस्पॉन्स है। बिल्कुल तो ये बिल्कुल सर, जिस सिस्टम तरीके से आपने इंटीग्रेशन, जिक्र किया कि सिस्टम S-500 का 2 इंटीग्रेशन बहुत सेकंड जरूरी है। रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स बिल्कुल जाहिर तौर पर भारी पड़ेगा अगर आगे चल के पाकिस्तान के द्वारा कोई नापाक हरकत की जाती है। आप दोनों से रिक्वेस्ट है सर, प्लीज आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर है जहां एक बार फिर से पाकिस्तान, या यूं कहें कि आतंकिस्तान का आतंकी प्रेम उजागर हुआ है। मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। मारे गए 14 रिश्तेदारों के नाम पर ये पैसे मिल सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ था मसूद अजहर का कुनबा। कभी भी शहबाज सरकार जो है ऐलान कर सकती है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। अब पाकिस्तानी सरकार जो है वो आतंकियों के खात्मे पर, आतंकियों के मारे जाने पर मुआवजा देगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब तक हमने सुना था मुआवजा उन लोगों को मिलता है जो शहीद होते हैं, या किसी अप्रिय घटना में किसी सिविलियन की जान चली जाती है तो उनके परिवार के लोगों को गुजर बसर करने के लिए मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो कि सरकार का दायित्व भी बनता है अपनी जनता के लिए। लेकिन पाकिस्तान, या यूं कहें आतंकिस्तान, ऐसा पहला देश होगा जो आतंकियों को मुआवजा देता है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आतंकी प्रेम पाकिस्तान का एक बार फिर से उजागर होता हुआ, और आतंकियों के मारे जाने पर पाकिस्तान जिस तरीके से मातम मना रहा है, तो वहीं अब जो है पाकिस्तान के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा, जिसका ऐलान कभी भी हो सकता है। हमारे सहयोगी आदित्य कुमार जुड़ गए हैं, रुक करेंगे सीधे उनका। आदित्य, आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और पाकिस्तान का आतंकी प्रेम भी उजागर होता हुआ नजर आया, और जिस तरीके से पहले भी मैंने जिक्र किया इस बात का कि मुआवजा अब तक हमने पीड़ितों को मिलते सुना था, लेकिन पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि आतंकियों के खात्मे पर सरकार मुआवजा दे रही है। जी अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान का जो आपने नामकरण किया कि आतंकिस्तान, आतंकिस्तान सच में है, जिसका परिणाम, जिसका जो एक उदाहरण है वो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो आतंकी वहां पे मारे गए, उनके फैमिली के नाम पर जो 14 करोड़ रुपए देने की बात जो सामने आई है, उसमें एक बहुत ही खास है बताना, क्योंकि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो पीएमओ से जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो शहबाज सरकार ने इसकी घोषणा की थी कि जो वहां पे लोग मारे गए थे, मसूद अजहर के परिवार में 14 रिश्तेदारों की बात जो है वो सामने आई थी, जिसमें उसकी बड़ी बहन, जीजा और भांजे के और समेत और भी कई लोगों के मारे जाने की बात सामने आई थी। और ये बात जो वहां के लोग हैं वो भी इस चीज को समझ रहे थे, और मसूद अजहर की तरफ से भी ये बयान जारी किया गया था, और ये कहा गया था कि उनके जगह पे उनकी मौत हो जाती, उसकी मौत हो जाती तो वो ज्यादा सही रहता। उसके बाद जो है ये बताया जा रहा है कि जितने भी लोग मारे गए हैं उन सबके जिंदा परिवार जो होंगे उनको एक मृतक के आधार पर 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। यानी कि 14 लोग मसूद अजहर के परिवार से मारे गए थे, जो जैसे मोहम्मद के जो संस्थापक माना जाता है और बहुत ही बड़ा एक आतंकवादी माना जाता है, उसके जो संस्थापक, और इसको 14 करोड़ रुपए देने की बात जो है वो सामने आ रही है। साथ ही जो घर, जो बिल्डिंग सैन्य अधिकारियों द्वारा, भारतीय सेना द्वारा वो जो बिल्डिंग है उसको दोबारा से भी बनाया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि आतंकिस्तान किस तरीके से अपने आदत से मजबूर है, जिस तरीके से वो आतंकियों के कुनबे के ऊपर में कार्रवाई करने के बजाय उनको और मदद दे रहा है, उनको और हेल्प कर रहा है, दोबारा से खड़ा करने के पूरा जो ढांचा है वो खड़ा करने के लिए। ये बहुत ही एक चिंताजनक बात भी है, और ये धृष्टता जो है पाकिस्तान की, आतंकिस्तान की, वो समझ में आता है। साथ ही बताया भी जा रहा है कि जो बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, जो गिरे हैं उनको दोबारा बनाने की बात है, तो एक वर्ल्ड लेवल पे भी और भारत के लिए एक चिंता का विषय है कि क्या उन जगहों को दोबारा से
पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा आतंकी जो गतिविधि है उसको लोगों के सामने देश के सामने दोबारा से एक खतरा पैदा करेगा, या किस तरीके से कोई खास तौर से भारत में जैसे मोहम्मद का बहुत ही बड़ा एक रोल रहा है आतंक जो घटनाएं होती रही हैं उसको लेकर के लगातार ये बातें जो है सामने आ रही हैं, और ये ऑफिशियली है पीएमओ के जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसके आधार पर है। ये कंफर्म है कि 14 करोड़ रुपए सीधे सीधे जो मसूद अजहर है उसको मिलना है, और वो सब जो 14 लोग मारे गए हैं उसके बेस पे मारे जो दिए जाएंगे जो उनके परिवार से जो बचे हैं वो। और साथ ही आपने जो शुरुआत में बात कही कि जो शहीद होते हैं या जो किसी मासूम की हत्या होती है या मृत्यु होती है उस बेसिस पे ये जो एड्स हैं वो दिए जाते हैं, ये जो पूरे पैसे हैं ये दिए जाते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान में आप देख सकते हैं पाकिस्तान एक तरफ ये कह रहा है कि हम इन आतंकियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, इन गतिविधियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके के जो तमाम बयान है या तमाम इस तरीके की जो मदद है वो आतंकियों को दिया जा रहा है। आप सब इससे समझ सकते हैं किस तरीके से दोहरी नीति पे पाकिस्तान चल रहा है। जी बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक और पाकिस्तान ये कहता है कि हम आतंकियों को काबू करने के लिए, आतंकियों के खात्मे के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आतंकियों को ही मदद मुहैया कराता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान भारत को देखकर भी नहीं सीखता। जिस तरीके से आईएमएफ का एक नया बयान जिस तरीके से सामने आया है, आईएमएफ के द्वारा नया दावा सामने आया, आईएमएफ ये कह रहा है कि 2026 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। दूसरी ओर अगर पाकिस्तान को देखा जाए, पाकिस्तान जो कि आतंकवाद से लगातार ग्रसित है और आतंकवाद की वजह से ही लगातार पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां जा रही है वो हम सभी को पता है। जी अभिषेक, आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय एक ट्वीट वायरल हुआ था जो पाकिस्तान सरकार की तरफ से पाकिस्तान ऑफिशियली एक ट्वीट सर्कुलेट हुआ था जिसमें ये लिखा गया था कि आईएमएफ को मदद की मांगी जा रही थी, आईएमएफ से कर्ज लेने की बात की जा रही थी, लेकिन बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था। ट्वीट डिलीट करने के बाद ये कहा गया कि ये अकाउंट जो है वो हैक कर दिया गया है। लेकिन आप समझिए कुछ ही देर के बाद में आईएमएफ ने पैसा दिया, कर्ज दिया पाकिस्तान को। आप इससे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितना झूठा है और कितना मकार है, किस तरीके से वो बात को गोलमोल घुमाता है और सिर्फ पाकिस्तान में आतंकी जो गतिविधि है उसको सहारा देने के लिए, उसको पनपने देने के लिए ये पूरी जो साजिश है वो रच रहा था। अगर उनका ट्वीट जो है ट्विटर अकाउंट जो हैंडल जो था वो अगर हैक किया गया होता तो फिर उनको किस बात के लिए पैसे दिए गए, और तमाम विरोध के बाद भारत ने वोट में बैकआउट भी किया था फिर भी उसको दिया गया। आप इसे समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र जो है वो